नमस्कार मित्रों, द नेशनल न्यूज के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जो खास मेहमान है श्री मनोज वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री राजीव तुली जी लगातार समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपातकाल को लेकर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है। 25 जून 1975 की रात्रि 25-26 जून 1975 की रात्रि को देश में आपातकाल लगा था। सारी सिविल लिबर्टीज खत्म कर दी गई थी, संविधान में जबरन बदलाव किया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस विषय पर चर्चा हुई। इसे लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों आपातकाल को लेकर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है, किसने संविधान की रक्षा की, किसने संविधान पर आघात किया और क्यों आपातकाल को याद रखना जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या जंग छिड़ी हुई है, क्या मसला क्या है? देखिए, संसद में जो बात मैं अगर कहूं आपातकाल का मुद्दा क्यों उठा, इसके पीछे वजह यह है क्योंकि जिस तरह से देश में संविधान को लेकर एक सवाल खड़ा किया गया। जाहिर सी बात है, आजादी के बाद सबसे बड़ा संविधान पे कोई कुठाराघात किया गया, संविधान का हनन अगर किसी पार्टी ने किया, संविधान को दबाने का कुचलने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने 1975 में किया, आपातकाल लगा के। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए जिस तरह से देश में आपातकाल थोपा, लाखों लोगों को जेल में डाला, वो अपने में एक ऐसी घटना है जिसको 50 साल बाद देश ने फिर से याद किया है। संसद में इस मुद्दे पर एक प्रकार से मैं कहूं, लोकसभा अध्यक्ष ने खुद इस घटना की निंदा की, आपातकाल की निंदा प्रस्ताव पारित हुआ सदन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा इस बात को कि आपातकाल इस देश के ऊपर कितना बड़ा कुठाराघात था, इससे पहले संविधान पर इतना बड़ा कुठाराघात किसी ने नहीं किया। इसी प्रकार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लंबे समय बाद यह हमें देखने को मिला, किसी राष्ट्रपति के अभिभाषण में, कि आपातकाल की घटना की निंदा की गई हो। तो इस प्रकार देश के सर्वोच्च जो पद हैं, उनकी ओर से आपातकाल की निंदा होना और ये बताना देश को कि संविधान का हनन किसने किया, क्यों किया, ये अपने में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद के रिकॉर्ड में यह बात आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस प्रकार देश पे अपने स्वार्थों के लिए देश के संविधान को कुचलने का काम किया। तो अरुण जी, मैं समझता हूं उन लोगों को जवाब देना होगा जो लोग आज संविधान की बात करते हैं कि आखिर उन्होंने 50 साल पहले इस देश के संविधान को कुचलने का, उसको हनन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया। ये जवाब कांग्रेस को देना है। एक प्रकार से मैं कहूं, देश की संसद ने आज की नई पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि इस देश के संविधान को कुचलने की जो एक कार्रवाई 50 साल पहले आजादी के तत्काल बाद जो की गई थी, उसके लिए दोषी कौन था। जाहिर तौर पर कांग्रेस एक बार फिर कटघरे में है। राजीव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपातकाल में। आपने हाल ही में NDTV.com पर एक आलेख भी इस विषय में लिखा था, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। तो जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी क्या भूमिका रही आपातकाल के दौरान? धन्यवाद अरुण जी। मुझे लगता है कि इस चर्चा पर आने से पहले के इन दो संगठनों की या इसको विचार परिवार कहते हैं, उसकी क्या भूमिका रही, उससे पहले आज की पीढ़ी को या जिन लोगों ने आपातकाल नहीं भोगा है, उनको आपातकाल की एक फील देना जरूरी है। मुझे लगता है कि उनको पता लगे कि उस समय में हुआ क्या क्या। उस समय में हुआ था कि आपके घर में यदि किसी का विवाह है और 2 सालों में वो विवाह है, तो शादी में मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा, कितने मेहमान ले जाए जाएंगे, ये सरकार ने तय किया। आपके घर का पुताई का रंग बाहर से क्या होगा, ये क्योंकि मुझे याद है ये सब। मेरे हमारे चाचा जी के साले की शादी में हम लोग गए, तो आलू के अलावा और कुछ सर्व नहीं कर सकते थे शादियों में। तो ऐसा सा कुछ थोड़ा सा याद है। कितने लोग जाएंगे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन। फिर जिस
स्थान पर, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वो एक रेफ्यूजी कॉलोनी है, तो वो लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ था, तो वो सब तोड़ करके पुरानी शेप में ला करके, तोड़ने का खर्चा रेजिडेंट से लेकर के बाहर की पुताई, और पुताई का खर्चा भी वहां के रेजिडेंट से लिया गया, तो सारे मकान एक ही रंग के रंग किए गए। मैं बहुत छोटा था, पिताजी क्योंकि संघ के कार्यकर्ता थे तो वो अंडरग्राउंड थे, हमें ये भी नहीं पता था, देर रात को कभी एक आध घंटे के लिए आते थे। जो हमारे चाचा जी थे वो घर के पास में ही एक शाखा लगाते थे, तो उनको मतलब संघ में तो बैन लग गया था, परंतु वो बच्चों को फुटबॉल खिला रहे थे उस पार्क में, और उनके हाथ में वो संघ की विसल थी, वो डोरी थी, तो उसके आधार पे ही उनको अरेस्ट कर लिया था वहीं से, पार्क में से। जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे, विद्यालय सील कर दिया, बंद कर दिया। हम विद्यालय में गए तो जो अध्यापिकाएं थी वो बाहर के लगे हुए जो बोर्ड वगैरह थी वो उतार करके रख रही थी, तो हमने पूछा तो गेट बंद था, बोले नहीं विद्यालय बंद हो गया, जब खुलेगा तब आपको बता दूंगा, आप तब आइए। तो फिर पास के एक एमसीडी के स्कूल में जाकर के एडमिशन लिया था, एक वर्ष मैं वहाँ एमसीडी के स्कूल में, 1.5 वर्ष वहाँ पढ़ा। खैर, ये एक भाग था। दूसरा भाग ये था कि अखबारों में क्या छपेगा ये सरकार तय करती थी। तो जो लोग अभी पिछले 5 साल में इस सरकार पर डिक्टेटरशिप करने का या तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं, उनको तब की कहानियां पढ़नी चाहिए। 2 पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है तानाशाही से जूझता हरियाणा, तो हरियाणा में बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो कैसे अत्याचार शायद अंग्रेजों ने नहीं किए होंगे, वैसे अत्याचार सत्याग्रहियों पे और आंदोलनकारियों पर हरियाणा की सरकार ने किए। माने उनमें से कुछ लोग जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने वो कष्ट भोगे हैं जो उनको उस समय में मिले। फिर मीसा था एक, जिसके एक मीसा का लॉ इनेक्ट किया था, मेंटेनेंस और ऑफ इंडियन उसका सीधा सिक्योरिटी एक्ट, सिंपल मेंटेनेंस इंडियन ऑफ इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी, एक्ट। जी। यस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। नो वकील, नहीं, नो दलील, नो अपील, नो वकील। आप अगर अरेस्ट हो गए हो तो जब तक वो पीरियड है मीसा के अंतर्गत, जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक आप जेल में रहोगे। आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, कोई वकील नहीं कर सकते। आज तो मैं देखता हूँ रोज शाम को टीवी पे बैठते हैं प्रधानमंत्री को लेकर के और दुनिया की सब बात गालियां निकालते हैं और उठकर घर चले जाते हैं। तो बिजली काट दी गई थी, इंडियन एक्सप्रेस, सब अखबारों ने अपना एडिटोरियल जो है वो ब्लैंक रखा था। और कितने कष्ट, मतलब किस प्रकार के कष्ट इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका जी को उस समय में दिए गए, वो भी एक पढ़ने लायक। एक दूसरी पुस्तक है शास्त्र बुद्धि, प्रगा शास्त्र बुद्धि और माणिक चंद्र वाजपेयी की। अभी बात करते करते पुस्तक का नाम एकदम से स्लिप हो रहा है, अभी ध्यान में आ जाएगा। मैंने अपने लेख में भी उस पुस्तक का हाँ, अंग्रेजी में तो मुझे नाम ध्यान है, दी फायरी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, द फायरी स्ट्रगल, स्ट्रगल ऑफ इमरजेंसी। फायरी स्ट्रगल ऑफ इमरजेंसी। हाँ, वो पुस्तक आप पढ़िए, तो किस तरह के नए नए तरीके इजाद किए गए टॉर्चर के, आपको वो पढ़ने को मिलेगा उसमें। देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वो जो आंदोलन था, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूं तो इमरजेंसी लगाने की नौबत क्यों आई, तो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और उधर बिहार में जेपी का संपूर्ण क्रांति। आप जो ये बड़े नेता आज देखते हैं, गोविंदाचार्य, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी जी जिनका अभी देहांत हो गया, लालू प्रसाद यादव भी, जिनके बेटे आजकल राहुल गांधी के साथ मछली खाते हुए और मटन बनाते हुए जिनकी वो सब फोटोएं और वो सब मुलायम वीडियो सिंह चलती यादव है, भी, जिनके बेटे। मुलायम सिंह यादव। तो ये सब लोग उस समय इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, इमरजेंसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। परंतु कुल मिलाकर के जितने लोग भी देश भर में इस इमरजेंसी में सत्याग्रह में जो अरेस्ट हुए, उसमें से 80% से अधिक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे।
8 साल से लेकर के और 70 75 साल 80 साल तक के स्वयंसेवक, 8 साल से लेकर के आज भी 58 60 साल के वो लोग जीवित हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने नेशनल स्टेडियम में, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनका एक कार्यक्रम था, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया था उस कार्यक्रम में, संघ के 4 स्वयंसेवक, हमारे नगर के उन 4 स्वयंसेवकों ने वहां पर सत्याग्रह किया। तानाशाही नहीं चलेगी, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस प्रकार के वो हैंडबिल्स वहां पर उन्होंने उछाले। वो है, उसके बाद पुलिस ने, और वो पुलिस जब तक पकड़ती तब तक वो पूरे नेशनल स्टेडियम का चक्कर लगा चुके थे। वहां कार्यक्रम जो है वो इंटरनेशनल उसकी कवरेज हुई। उसमें से 2 कार्यकर्ता अभी भी यही हमारे यहाँ, एक पटेल नगर में और एक कोहाट एंक्लेव में, दोनों रहते हैं, दोनों से मेरा लाइवली परिचय है। तो ये सब जो है ये आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, आज की पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक पुस्तकें, मुझे नहीं लगता उस समय की कोई बहुत अधिक पुस्तकें अभी अवेलेबल भी है। बहुत सिस्टमेटिक इरोजन हुआ है। और मेरा अरुण जी से बहुत दिनों से आग्रह है कि अरुण जी आप इमरजेंसी के विषय पे एक पुस्तक लिखिए। और अरुण जी के पास लगभग 18,000 पृष्ठ जो है वो उस पुस्तक का मैटर तैयार करने के लिए रखे हुए हैं। और जो वो मुझे लगता है कि अगली इमरजेंसी से पहले, अगले मतलब अगले साल इमरजेंसी की बरसी से पहले वो पुस्तक आ जाए। और अरुण जी मेरा आपसे निवेदन है, आप वो लाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, तो मैं कुल बिल्कुल। मिलाकर के ये जो पूरा आंदोलन हटा, ये जो पूरा आंदोलन चला, जिसके कारण से इमरजेंसी हटी, उसमें संघ का जो शीर्ष नेतृत्व था, अच्छा उसमें संघ को एक बहुत बड़ा लाभ भी था कि टॉप 4 लोगों के अलावा संघ का कोई पब्लिक फेस नहीं था, इसलिए कोई जानता ही नहीं था कि ये संघ के लोग हैं। मैं आज भी पढ़ रहा था, दिल्ली के एक कार्यकर्ता है जगदीश मित्तल जी, लंबे समय तक संघ के पक्ष रहे, हिसार कार्यालय में उस समय वो प्रचारक थे। नीचे लाइब्रेरी चलती थी, ऊपर कार्यालय था। तो जैसे ही पुलिस को भनक लगी कि वो वहां है और उनको नीचे आकर के गाड़ी रुकती दिखी, तो जिस सीढ़ियों से पुलिस ऊपर चढ़ रही थी, उन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे उतरे। पुलिस वालों ने उनको रोका, हो तुमने जगदीश मित्तल को देखा है क्या? बोला ऊपर बैठे हैं, जाकर के पकड़ लो। तो वो वहां से निकल गए। ऊपर जो बैठा था व्यक्ति, उनसे पूछा जगदीश मित्तल को, बोला अभी सीढ़ियों से उतर के। तो मतलब इस प्रकार के, और परिवार की महिलाएं, महिला शक्ति, बच्चे, अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल है भाजपा के, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नोएडा में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। घर पे ताला मार के पिताजी ने सत्याग्रह किया, माताजी ने पिताजी बाय द वे जब रिटायर हुए तो लेडी हार्डिंग कॉलेज है यहाँ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, उसमें एचओडी थे, ऑटोपसी के, ऑटोपसी के उसके एचओडी थे। हाँ, ऑटोप्सी के, जी जी जी। ऑटोपसी, हाँ, उसके एचओडी थे। तो पूरा का पूरा जो परिवार है वो घर पे ताला मार के जो है वो सत्याग्रह करने गया। सब लोग अरेस्ट हुए। सब लोग अरेस्ट होने के बाद में पूरा समय जेल में रह करके, मुझे लगता है गोपाल जी उस समय बहुत नहीं तो 10 12 साल की आयु रही होगी, उन्होंने भी सत्याग्रह किया। और उसके बाद लगभग 21 महीने जो है, 19 महीने जो है, ये चली पूरी की पूरी इमरजेंसी। और इसका हटने का एक लंबा श्रेय, बड़ा श्रेय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और उससे संबंधित जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये उनको जाता है। विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा रोल था। रजत शर्मा जी जो अभी इंडिया टीवी के मालिक हैं, उन्होंने सत्याग्रह किया, वो अरेस्ट हुए। आज भी उनकी टांगों के ऊपर वो चोटों के निशान है जो उनको सत्याग्रह, जो उनको इमरजेंसी के समय में मार पड़ी। तो इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण है। मैं उन सब लोगों से मिला हूं, मैं उन सब लोगों को जानता हूं। तो इस कारण से मुझे इस सब का, फिर पिताजी अंडरग्राउंड थे हमारे, तो इस कारण से मुझे इस सब का बहुत कुछ बहुत अच्छे से याद। मनोज जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि अ, कांग्रेस बार बार, जब से ये चुनाव आरंभ हुआ है, चुनाव जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई थी उससे पहले से बार बार इस विषय में कह रही थी कि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। क्या कांग्रेस, जिसने कि इस आपातकाल को लागू किया, उसे लेकर उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगी? और संविधान का जो सबसे ज्यादा, जिसे आप डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं, डेमोक्रेसी के मामले में, और आज यही लोग जो है वो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बातें कर रहे हैं। और मजे की बात ये है, मजे की बात कही है, विडंबना कही है, कि उस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं और उस नेता पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद उन्होंने अपनी पुस्तक संघर्षमा गुजरात में भी लिखा है, गुजरात के अंदर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आपातकाल के दौरान, थ्रू आउट अंडरग्राउंड रहे। तो ये कितनी मतलब कमाल की बात है कि जिन्होंने संविधान का हनन किया वो बिना उसको रिग्रेट किए संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने संविधान की रक्षा की उन्हीं पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे विमर्श को? देखिए, इसके कई कोण हैं। जैसे अभी राजीव जी ने बताया कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या रही, किस तरह लोगों पे अत्याचार हुए, वो वास्तव में एक सच है, एक काला अध्याय है। इतिहास में वो चीज दर्ज है, कोई कहानियां नहीं है, दर्ज है जो हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान की बात कर रही है, दरअसल आपातकाल का जब मुद्दा आता है तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ता है। कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ा होती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर देश में संविधान पर सबसे बड़ा हमला हुआ और उसका कोई सबूत है, 75 साल से अधिक देश की आजादी को हो गए, किसी सरकार ने अगर किया तो वो 1975 की घटना है। संविधान पे सबसे बड़ा हमले का सबूत है आपातकाल। अलोकतांत्रिक फैसला देश में अगर कोई हुआ 75 वर्षों में तो वो है आपातकाल। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आज जब वो संविधान बचाने की बात करती है तो सबसे ज्यादा संविधान का को कुचलने का, उसको हनन करने का, देश पे आपातकाल लगाने का जो कुकर्म कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। ये कांग्रेस के खुद नेताओं ने फैसला लिया। दूसरी बात यह है कि ये लिया क्यों गया। 1971 के चुनाव में किस प्रकार हेरा फेरी की गई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए, राजनारायण जी ने उसको चुनौती दी कि रायबरेली में किस प्रकार घपला किया गया है इंदिरा जी के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, कि कैसे हम चुनाव जीते, कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हुई तो उसमें यह बात साबित हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए, उनकी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए रायबरेली में घपला किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और इंदिरा जी के भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगा दी थी। जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी जी को ये फैसला अच्छा नहीं लगा, इसलिए देश पे आपातकाल थोप दिया गया। तो देश को यह भी पता लगना चाहिए, जो बात मैंने शुरू में कही, कि अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए कांग्रेस पार्टी और उनकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पे आपातकाल थोपा। और आज कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उठाती है तो जाहिर तौर पे लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि भाई आपने ही आपातकाल लगा के संविधान को कुचलने का काम किया। और एक उदाहरण नहीं है आपातकाल, देश में कितनी सरकारों को, कितनी बहुमत वाली सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार संविधान के संशोधन किए गए, संविधान को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है, ये भी एक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह माइनॉरिटी के नाम पर जो खेल खेला गया, धर्मप्रेष्ठता के नाम पे खेल खेला गया, ये भी एक आपातकाल के पीछे की कहानियां हैं। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब तो आज खुद देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब बीजेपी आज इस बात को देश के सामने रख रही है कि भाई आपातकाल के जरिए संविधान पर हमला करने का काम कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस बेचैन हो रही है, कांग्रेस परेशान हो रही है कि भाई आप 50 साल बाद ये मुद्दा क्यों उठा रहे हो। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप संविधान को कुचलने का काम भी करोगे, संविधान पर हमला करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगी, जैसा कि इतिहास गवाह है कि आपातकाल के दौरान जनसंघ के लोगों ने और उस विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तमाम लोगों ने, समाजवादी भी इसमें शामिल थे, जाट साहब भी इसमें शामिल थे, नीतीश कुमार थे, मुलायम सिंह थे, लालू जी थे, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई दे रही है। मैं समझता हूं ये मुद्दा आज की पीढ़ी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम आपातकाल की उस घटना को और कांग्रेस के चरित्र को समझें और जानें। मुझे लगता है राजीव जी से संपर्क टूट गया, अगर जुड़ेगा तो उनसे क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। एक और बस प्रश्न मैं आपसे मनोज जी करना चाहता हूँ। जैसे राजीव जी ने भी चर्चा की थी, अब बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने की, जैसे लालू यादव है,
मुलायम सिंह यादव तो जो उनका देहांत हो चुका है, उनके बेटे जी। अखिलेश यादव, बहुत सारे ऐसी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जो कि उस समय आपातकाल में कांग्रेस के विरोध में थे, आज कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। इसको आप कैसे राजनीति में अवसरवाद की तरह देखते हैं, या इसको आप विचारधारा के समाप्त होने की उसमें देखते हैं? तो इसको आप कैसे देखते हैं, और ये कैसे मतलब ये जस्टिफाई किया जा सकता है, और तो कैसे आप देखिए इसको देखते हैं? देखिए सीधा सीधा एक प्रकार से मैं कहूंगा अवसरवाद, ये मौके की राजनीति है। समाजवादी जो दल थे उन्होंने हमेशा गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की, लेकिन समय समय पर समाजवादियों के रुख में परिवर्तन आता गया। आज लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव जी जो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। जाहिर तौर पर मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जी ने, दोनों ने, ऐसे तमाम नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपातकाल के खिलाफ, और उसके बाद जनता पार्टी की बुनियाद पड़ी। जनता पार्टी में तमाम देश की पार्टियां इसी बात पर शामिल हुई थी कि इस देश में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, और लोकतंत्र को बचाने का काम उस समय की तत्कालीन जनसंघ और तमाम समाजवादी पार्टियां और दूसरे दलों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और ये गैर कांग्रेस बात का जो नारा खड़ा हुआ, उसी जमाने से खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि सत्ता की राजनीति ने देश के कुछ दलों को, कुछ नेताओं को यह भुला दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, किस प्रकार आपातकाल लगाकर देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से चिंतन करने का समय है उन लोगों के लिए जो आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर संविधान बचाने का नारा लगा रहे हैं संसद के भीतर और बाहर। उन लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने 75 सालों में किस प्रकार देश के संविधान पर हमला किया है, कैसे संविधान को कुचलने का काम किया है। वरना जनता की नजर में इन लोगों का जो दोहरा चरित्र है वही सामने आएगा, और वही सामने आ रहा है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक धन्यवाद। करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।